चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग शुरू कर लेते हैं। इस पहले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है, पहले में बोला जा रहा है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है। पहले प्रश्न में केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र की बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित है, ये खड़गवासला में स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है, खड़गवासला में है। और खड़गवासला जो ये एनडीए का मुख्यालय भी है, एनडीए का मुख्यालय भी है, एनडीए का मुख्यालय भी है। खड़गवासला जो ये एनडीए का मुख्यालय भी है। एनडीए क्या होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का भी ये मुख्यालय है। और वहीं हम लोग बात कर लेते हैं केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला जो ये है, ये किस नदी के किनारे स्थित है, कावेरी नदी के किनारे स्थित है। तो इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 2 में है, प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया था। बोला जाए 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया था। किसे मार दिया गया था, तो तात्या टोपे को मार दिया गया था, तात्या टोपे को। तो तात्या टोपे का एक मित्र था, मित्र का नाम था मान सिंह। मान सिंह ने अंग्रेजों के साथ मिल करके तात्या टोपे को पकड़वा दिया था और उनको मरवा दिया था। तो तात्या टोपे का मित्र का नाम क्या था, मान सिंह था। और इसके मूल नाम की बात कर लेंगे, तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग था। और वही हम लोग बात कर लेते हैं नाना साहब जो है, नाना साहब ने कहाँ से नेतृत्व किए थे, नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किए थे। और कानपुर से सैन्य नेतृत्व की बात कर लेंगे तो तात्या टोपे ने किए थे। और कुंवर सिंह जो है, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर आरा से ये नेतृत्व किए थे। 1857 की क्रांति के समय कुंवर सिंह ने जगदीशपुर आरा से नेतृत्व किए थे। इसके बाद हम लोग खान बहादुर खान की बात कर लेते हैं। खान बहादुर खान ने बरेली से नेतृत्व किए थे, बरेली से। और झांसी से कौन किए थे, रानी लक्ष्मीबाई ने किए थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किए थे। वही हम लोग बात कर लेते हैं दिल्ली से नेतृत्व कौन किए थे, तो 1857 की क्रांति के समय दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किए थे, बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय ने किए थे। और वहाँ से सैन्य नेतृत्व कौन किए थे, बख्त खां ने किए थे, बख्त खां। और लखनऊ से बात कर लेते हैं, लखनऊ से 1857 की क्रांति के समय नेतृत्व कौन किए थे, बेगम हजरत महल ने किए थे। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किए थे। और मौलवी अहमदुल्ला जो है ये अंग्रेज का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। और इसको पकड़ने के लिए कुछ पैसे का भी इनाम रखा गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। एक बार इसको हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला जा रहा था, बोला जा रहा था 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और पकड़ा गया तथा मार दिया गया, तो तात्या टोपे को मार दिया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो किसके अधिवेशन में किया गया था, किसके शासनकाल में, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में किया गया था। वही हम लोग बात कर लेते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है, ये इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की बात कर लेंगे मोतीलाल नेहरू ने किए थे। 1928 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किए थे। और वहीं हम लोग बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक जो है, इन्होंने किसी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी किसी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। और 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। तो हम लोग का प्रश्न क्या बोला जा रहा था, प्रश्न बोला जा रहा था 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा, ग्राम पंचायतों की स्थापना हो जाएगा। और ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कर लेंगे, किस आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है, आर्टिकल 40 में इसका जिक्र किया गया है।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये भाग 4 के अंतर्गत आता है, भाग 4 के अंतर्गत। और इसमें आर्टिकल की बात कर लेंगे, अनुच्छेद की बात कर लेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच आता है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और वहीं हम लोग बात कर लेते हैं 39 का सी में क्या आता है, धन का समान वितरण आता है। और 42 में आता है प्रस्तुति सहायता। अनुच्छेद 48 की बात कर लेंगे, इसमें कृषि एवं पशुपालन की चर्चा किया गया है। और 49 में है स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण किया गया है। अब 50 में क्या है, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रावधान दिया गया है उसमें। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा था, इसको हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों की स्थापना। और ये आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 5 में हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता की बात कर लेंगे, किस युग से संबंधित है, कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग से संबंधित है। वही हम लोग बात कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता की बात कर लेते हैं। इसका कार्यकाल कब से कब तक है, 2350 बीसी से 1750 बीसी तक है। हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल 2350 बीसी से 1750 बीसी तक है। और इसकी जांच कैसे किया गया, कार्बन 14 विधि के द्वारा किया गया है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा सजीव वस्तुओं की जांच कैसे किया जाता है, कार्बन 14 विधि के द्वारा किया जाता है। और वहीं हम लोग निर्जीव वस्तुओं की जांच कैसे करते हैं, यूरेनियम 237 के द्वारा, मतलब यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा जांच किया जाता है निर्जीव वस्तुओं का। तो हम लोग बात कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता का। तो हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित हैं। और हड़प्पा की हम लोग बात कर लेते हैं कहाँ पर है ये, और ये वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। तो हम लोग का प्रश्न क्या था, हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा था हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की बात कर लेंगे, किस युग से संबंधित है, ये कांस्य युग से संबंधित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 6 में है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा की बात कर लेंगे, रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। इसको याद रखने का ट्रिक है कि देखिए पाकिस्तान, एक मिनट, रेड क्लिफ नहीं होगा, मैकमोहन रेखा हो जाएगा। भारत एवं चीन के बीच पूछा जा रहा है तो मैकमोहन हो जाएगा। और वही हम लोग बात करेंगे भारत एवं पाकिस्तान के बीच हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ हो जाएगा। और डूरन रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच है। पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करता था, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया तो अभी वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरन रेखा है। तो डूरन रेखा जब भी आएगा तो इसमें दोनों आंसर लिया जा सकता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच भी हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा था, प्रश्न में बोला जा रहा है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। तो भारत एवं चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, मैकमोहन रेखा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में है कि नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है। तो नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम की बात कर लेते हैं। तो हम लोग तिथि क्रम को सिर्फ हम लोग देख लेते हैं कि किस किस डेट में ये चीज़ हुआ था। इसके बाद आप लोग अरेंज खुद से कर सकते हैं। तो SLV 3 लॉन्च की बात कर लेंगे तो कब किया गया था, 2001 ईस्वी में किया गया था। SLV 3 का लॉन्च कब किया गया था, 2001 ईस्वी में किया गया था। और वहीं हम लोग बात कर लेंगे बांग्लादेश कब बना हुआ था। तो बांग्लादेश कब बना था, 1971 ईस्वी में बना था। बांग्लादेश कब बना था, 1971 ईस्वी में। और बांग्लादेश को क्या कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर, ये पाकिस्तान जो ये 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर ये 3 की, इसमें बात कर लेते हैं तीसरे ऑप्शन की। बोला जा रहा है सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य की बात कर लेंगे, कब बना था, तो 1975 ईस्वी में। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं पोखरण परीक्षण कब हुआ था। तो पोखरण परीक्षण जो है ये 1974 ईस्वी में हुआ था। पोखरण परीक्षण क्या है, पोखरण परीक्षण में पहली बार परमाणु बम का परीक्षण किया गया था राजस्थान में,
राजस्थान के एक पोखरन नामक जगह है, वहीं पर इनका टेस्ट किया गया था परमाणु बम का, जिसको हम लोग नाम दिए थे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से रखे थे। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 1974 ईस्वी में। अब चलिए हम लोग इसी में हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख को पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया था। तो ये लाया गया था 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन अधिनियम की बात कर लेंगे, कब लाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को लाया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है? प्रश्न नंबर 8 में है निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती है। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया हो जाएगा। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। हम लोग शुरू से हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा कौन कौन सा देश है जिनसे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। हम लोग लाइन बाय लाइन इसमें देखेंगे कि भूमध्य रेखा किन किन राज्यों से होकर, किन किन देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, किन किन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो हम लोग देख लेते हैं, पहला कौन सा आता है? इक्वाडोर आता है। पहला इक्वाडोर आता है, दूसरा कोलंबिया आता है, तीसरा ब्राज़ील आता है, चौथा लाओटोन्स प्रिंसिपे, उसके बाद गैबोन आता है, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, फिर ईस्ट तिमोर आता है और एक आता है किरिबाती। ईस्ट तिमोर की बात कर लेंगे। ईस्ट तिमोर कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया के सबसे निचले छोर पर। मैप में आप लोग देखिएगा, इंडोनेशिया जहाँ पर है, इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है, उसके सबसे निचले छोर पर आप लोगों को ईस्ट तिमोर मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 9 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है चीनी यात्री हुएन सांग ने भारत का भ्रमण किया। तो चीनी यात्री हुएन सांग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। चीनी यात्री हुएन सांग ने किसके शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। वही हम लोग बात कर लेते हैं कि चीनी यात्री भारत में आने का क्रम क्या हो जाएगा। चीनी यात्री को भारत में आने का क्रम की बात कर लेंगे। पहले फाहियान आया था, उसके बाद संयोगन आया था, उसके बाद हुएनसांग, फिर इत्सिंग आया था। फाहियान, संयोगन, हुएनसांग, इत्सिंग, फाहियान, संयोगन, हुएनसांग, इत्सिंग, फाहियान, संयोगन, हुएनसांग, इत्सिंग। चीनी यात्री भारत आने का क्रम की बात कर लेंगे। पहले फाहियान, संयोगन, उसके बाद हुएनसांग, फिर इत्सिंग आया था। वही हम लोग बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। वही हम लोग बात कर लेते हैं बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डायनोसियस आया था, डायनोसियस। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। तो हम लोग अभी हुएनसांग की बात कर लेते हैं। तो हुएनसांग किसके दरबार में आया था, किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और हुएनसांग जो है ये 629 AD में आया था, यानी 629 ईस्वी में आया था। AD का मतलब क्या हो गया? ईस्वी में आया था। और कितने वर्ष तक भारत में रहा था? 15 वर्ष तक रहा था। और चीनी यात्री की चर्चा कहाँ पे किया गया? हुएनसांग के सीयू की पुस्तक में इनकी चर्चा किया गया है। तो प्रश्न में हम लोग फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा था? चीनी यात्री हुएनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। चीनी यात्री हुएनसांग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 10 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान मतलब संपूर्ण क्रांति का नारा की बात किया जा रहा है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। वही हम लोग जयप्रकाश नारायण की बात कर लेंगे। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? लोकनायक भी कहा जाता है। और वहीं हम लोग बात कर लेते हैं, ये संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया गया था कहाँ पर दिया गया था? ये पटना में दिया था। और पटना में भी कहाँ दिया गया था? गांधी मैदान में दिया गया था। पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। और किस डेट को दिया गया था? तो 1979 ईस्वी में दिया गया था। पटना के गांधी मैदान में 1979 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का नारा
जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। तो हम लोग जयप्रकाश नारायण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 1999 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और हम लोग बात कर लेते हैं 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना की शुरुआत किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किए थे। और जयप्रकाश नारायण का जन्म की बात कर लेंगे, कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। तो प्रश्न को हम लोग एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा था संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, मतलब संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 11 में कि विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा? APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। और APJ अब्दुल कलाम को ही क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन जाएगा? APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। APJ अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है। और APJ अब्दुल कलाम ने एक पुस्तक लिखा था जिनका नाम था इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड्स किसके द्वारा लिखा गया? APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। APJ अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है। मिसाइल मैन। और APJ अब्दुल कलाम ने ही विंग्स ऑफ फायर का लेखन किया है। विंग्स ऑफ फायर का। वही हम लोग बात कर लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, ये इनकी पुस्तक की बात कर लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगा। और हम लोग अरुंधति राय की बात कर लेंगे। अरुंधति राय ने एक पुस्तक लिखा है जिनका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो जाएगा। तो प्रश्न को हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन हो जाएगा? APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध की बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित है? ये सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? ये सतलुज नदी पर स्थित है। सतलुज नदी पर स्थित है। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाखड़ा नांगल बांध की। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है ये भारत का सबसे पहला बांध परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये भारत का सबसे पहला बांध परियोजना हो जाएगा। और हीराकुंड बांध परियोजना की बात कर लेंगे, किस नदी पर? ये महानदी पर है। हीराकुंड बांध परियोजना जो ये महानदी पर स्थित है। और हम लोग बात कर लेते हैं गंगा नदी पर कौन सा बांध परियोजना है? तो गंगा नदी पर फरक्का बांध परियोजना हो जाएगा। तो वहीं हम लोग बात कर लेते हैं चिनाब नदी पर कौन सा बांध परियोजना है? तो चिनाब नदी पर दुलहस्ती या सलाल परियोजना है। दुलहस्ती या सलाल परियोजना जो ये चिनाब नदी पर है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं रावी नदी पर। रावी नदी पर कौन सा हो जाएगा? रावी नदी पर हो जाएगा रंजीत सागर बांध हो जाएगा। रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? ये रावी नदी पर है। तो प्रश्न को हम लोग रिव्यू करते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा था? भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध की बात कर लेंगे, किस नदी पर स्थित है? ये सतलुज नदी पर स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। तो कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसका वर्णन किया गया है? तो कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसका वर्णन किया गया है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। वही हम लोग राजतरंगिणी की बात कर लेते हैं। तो राजतरंगिणी जो ये किस भाषा में इसकी चर्चा किया गया है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। राजतरंगिणी जो है ये संस्कृत भाषा में रचित किया गया है, संस्कृत भाषा में। और वहीं हम लोग बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की बात कर लेंगे। इनके दरबार में कौन आए थे? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य आए थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिनका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में क्या किसकी जानकारी दिया गया है? तो मौर्य काल की जानकारी दिया गया है। और वहीं हम लोग बात कर लेते हैं सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जिनका नाम क्या था? मेगास्थनीज नाम था। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा जिनका नाम था इंडिका। तो प्रश्न को हम लोग रिव्यू करते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा था? प्रश्न में बोला जा रहा था कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसका वर्णन है? तो कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय की बात कर लेंगे, ये किसके संस्थापक हो जाएगा? तो राजा राम मोहन राय जो थे ये ब्रह्म समाज के स्थापना किए थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। वही हम लोग बात कर लेते हैं आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद। और इनकी चर्चा कहाँ पर किया गया है? स्वामी विवेकानंद की चर्चा बेलूर मठ में किया गया है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। वही हम लोग बात कर लेंगे कि वेद समाज के संस्थापक कौन थे? वेद समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन थे। वेद समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। तो हम लोग प्रश्न को हम लोग फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय की बात कर लेंगे, किसके संस्थापक थे? ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 में बोला जा रहा है मैगी नोट रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो मैगी नोट रेखा की हम लोग बात कर लेंगे, किन दो देशों के मध्य स्थित है? ये फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। मैगी नोट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा के बीच कौन सा रेखा हो जाएगा? 49वीं समांतर रेखा हो जाएगा। यूएसए और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा हो जाएगा। वहीं हम लोग जर्मनी और पोलैंड के बीच की बात कर लेंगे, हिंडनबर्ग या फिर ओर्डरनिस रेखा हो जाएगा। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सा रेखा हो जाएगा? हिंडनबर्ग या फिर ओर्डरनिस रेखा हो जाएगा। और हम लोग बात करते हैं 38वीं समांतर रेखा किनके बीच स्थित है? तो उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच ये 38वीं समांतर रेखा है। और हम लोग बात कर लेते हैं कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच कौन सी समांतर रेखा है? ये 17वीं समांतर रेखा है। तो प्रश्न को हम लोग एक बार रिव्यू करते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? मैगी नोट रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? मैगी नोट रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? ये फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है, फ्रांस और जर्मनी के बीच। अब हम लोग इसको याद कैसे करेंगे? याद करने का तरीका है मैगी नोट। मैगी नोट मतलब मैगी नहीं मिलेगा, क्या करेंगे? जलाकर फेंक देंगे, मतलब जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। मैगी नोट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि सतलुज नदी का उद्गम है। सतलुज नदी का उद्गम की बात कर लेंगे, कहाँ पर है ये? चीन में। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये चीन में। और चीन में भी बात कर लेते हैं, कहाँ पर है? तिब्बत में। चीन के तिब्बत में सतलुज नदी का उद्गम स्थल चीन के तिब्बत में है, चीन के तिब्बत में। और वही हम लोग बात कर लेते हैं सतलुज नदी की हम लोग बात कर लेते हैं। मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। वही हम लोग बात कर लेते हैं, सतलुज नदी की बात करते हैं। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कहाँ पर है? ये सतलुज नदी पर ही स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना भी सतलुज नदी पर ही स्थित है। तो प्रश्न को हम लोग एक बार रिव्यू करते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? सतलुज नदी का उद्गम है कहाँ पर? ये चीन के तिब्बत में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है? भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? बोला जा रहा है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? तो कब किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी में। 22 जुलाई 1947 ईस्वी में अंगीकार किया था। प्रश्न में बोला जा रहा है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी में अंगीकार किया था। 22 जुलाई 1947 ईस्वी में अंगीकार किया था। और इसी में हम लोग बात करते हैं स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज की पहली बार 14 अगस्त 1947 ईस्वी के मध्य रात्रि में लाल किले पर फहराया गया था। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब फहराया गया था? 14 अगस्त 1947 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। वो भी कहाँ पर फहराया गया था? तो लाल किले पर फहराया गया था, और वो भी मध्य रात्रि में ही फहराया गया था। तो प्रश्न को हम लोग एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? प्रश्न में कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी में अंगीकार किया था। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में गाया गया था।
भारतीय राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में गाया गया था। अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। तो भारत के राष्ट्रगान की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जन गण मन जो है ये भारत का राष्ट्रगान हो जाएगा। और इसके लेखक कौन थे? जन गण मन की बात कर लेंगे, यानी कि राष्ट्रगान के लेखक की बात कर लेंगे, कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर। हम लोग बात कर लेते हैं कि इनको राष्ट्रगान को गाने की अवधि क्या है, तो 52 सेकंड है, 52 सेकंड इसको गाने की अवधि है। लेकिन वही अगर संक्षिप्त में गाना है, अगर किसी आपातकालीन में गाना है, जल्दी में गाना है, तो 20 सेकंड में गा सकते हैं। और इसको अपनाया कब गया था, हम लोग बात करते हैं। राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। तो प्रश्न में हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न को हम लोग रिव्यू करते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में गाया गया था, 1911 ईस्वी में। और 1911 ईस्वी में कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। और वो भी कहाँ गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 1911 ईस्वी के 27 दिसंबर 1911 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? बिशन नारायण धर किए थे, पंडित बिशन नारायण धर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है? प्रश्न नंबर 19 में भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक की बात कर लेंगे, किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। और हम लोग बात कर लेते हैं कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन को क्यों माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक? तो क्योंकि इन्होंने श्वेत क्रांति मतलब दूध उत्पादन में सर्वोच्च तरक्की करवाया था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है, इन्होंने भारत में दूध उत्पादन में सर्वाधिक तरक्की करवाया था, इसीलिए इसको भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय फल, ये तो सबको पता है, आम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है। प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है दुनिया का नवीनतम देश है। दुनिया का नवीनतम देश मतलब दुनिया का सबसे नया देश की बात किया जा रहा है कि जो भी फिलहाल बना ही है, सबसे नया लेटेस्ट कौन सा देश बना हुआ है, कौन सा कंट्री लेटेस्ट में बना हुआ है। इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, कौन सा बना हुआ है? दक्षिणी सूडान गणतंत्र हो जाएगा। दक्षिणी सूडान गणतंत्र जो है ये दुनिया का सबसे नवीनतम देश है, सबसे नया देश है। दुनिया का सबसे नया देश कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी सूडान गणतंत्र हो जाएगा। और ये कब बना था? 2011 ईस्वी में बना था। दक्षिणी सूडान गणतंत्र जो है ये 2011 ईस्वी में बना था और ये दुनिया का सबसे नया देश हो जाएगा। और दक्षिणी सूडान गणतंत्र की राजधानी की बात कर लेंगे, जुबा हो जाएगा, जुबा। दक्षिणी सूडान गणतंत्र जो कि सबसे नया देश है, इसकी राजधानी कहाँ पर है? जुबा में है। और ये कब बना था? 2011 ईस्वी में बना था। और दक्षिणी सूडान गणतंत्र की बात कर लेंगे, ये कहाँ से अलग होकर बना था? सूडान से अलग होकर बना था। सूडान से अलग होकर के दक्षिणी सूडान गणतंत्र एक और नया देश बना हुआ है, तो ये सबसे नया देश हो जाएगा। और वहीं हम लोग बात करेंगे सूडान की राजधानी कहाँ है? तो खार्तूम है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। और हम लोग कुछ देशों का हम लोग राजधानी की बात कर लेंगे, कैपिटल की बात कर लेंगे, तो मिस्र की राजधानी कहाँ हो जाएगा? काहिरा हो जाएगा। सोमालिया की राजधानी मेडागास्कर है। सेशल्स की राजधानी की बात कर लेंगे, विक्टोरिया हो जाएगा। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी हो जाएगा। जिम्बाब्वे का कहाँ है? हरारे है। तो अब हम लोग इसको रिव्यू कर लेते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न में क्या बोला जा रहा था? दुनिया का सबसे नवीनतम देश है। दुनिया का सबसे नवीनतम मतलब सबसे नया देश कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी सूडान गणतंत्र हो जाएगा। कब बना था? 2011 ईस्वी में बना था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में बोला जा रहा है न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है। न्यूनतम साक्षरता वाला मतलब सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ पर है? ये तो सबको पता है कि ये बिहार में है। बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कितना प्रतिशत है इसकी बात कर लेंगे, 63.82% विद्यार्थी, 63.82% व्यक्ति बिहार में पढ़े लिखे हैं। और बिहार की आबादी की बात कर लेंगे, अभी कितना हो गया है? 13 करोड़ हो गया है। वही हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार की बात कर लेंगे, बिहार की आबादी कितना था? तो 10 करोड़ था। और 2011 से लेकर के अभी तक 3 करोड़ बढ़ चुका है, मतलब कि 3 करोड़ आबादी अभी हो चुका है। जिसमें से पढ़े लिखे व्यक्ति की बात कर लेंगे, कितना प्रतिशत है? 63.82% है। और वही हम लोग बात कर लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ये भी बिहार ही हो जाएगा। बिहार जो है ये सर्वाधिक
जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, इसमें घना आबादी है। और इसी में हम लोग बात कर लेते हैं कितना आबादी है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं बिहार में। तो हम लोग इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, एक बार हम लोग इसको रिव्यू कर लेते हैं। पहले प्रश्न क्या बोला जा रहा था, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है, तो ये तो कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। सबसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति कहाँ पर है, बिहार है। अच्छा, हम लोग बिहार में और हम लोग देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेते हैं। बिहार में सबसे अधिक पढ़े लिखे की बात कर लेंगे हैं, तो कहाँ पर ये सब कहाँ से पे आएगा, सबसे अधिक पढ़े लिखे कहाँ पे आएगा, ये सब कैमूर रोहतास का एरिया में आता है। सबसे कम की बात कर लेंगे, पूर्णिया आता है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर सबसे कम पढ़े लिखे हैं। लेकिन हम लोग एक तरह से मान सकते हैं पूरा इंडिया में सबसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति कहाँ पर है, ये पूर्णिया में ही है। पूर्णिया में सबसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति है। अब कैसे हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए पूरा इंडिया की बात कर लेंगे। पूरा इंडिया में सबसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति कहाँ पर है, बिहार में है। और बिहार में हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेंगे, सबसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति कहाँ पर है, पूर्णिया में है। तो हम लोग एक तरह से डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि भारत में सबसे कम पढ़े लिखे डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में एक बोला जा रहा है, सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय नाम था। बोला जा रहा है सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया था, उसकी राजधानी कहाँ था, तो सम्राट अशोक की बात कर लेंगे। इनकी राजधानी कहाँ पर था, ये पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र। अब हम लोग सम्राट अशोक यानी कि हम लोग किस वंश की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग मौर्य वंश की चर्चा कर रहे हैं। सम्राट अशोक जो है ये किस वंश का राजा था, ये मौर्य वंश का राजा था। तो मौर्य वंश के सभी हम लोग राजा की बात कर लेंगे बारी बारी से। तो मौर्य वंश में पहला राजा, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, बिंदुसार था। और बिंदुसार का पुत्र की बात कर लेंगे, अशोक था और सुसीम था, अशोक और सुसीम था। इसमें अशोक छोटा था और सुसीम बड़ा था। और अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना किया था। श्रीनगर की स्थापना किसने किया है, अशोक ने किया है। इसके बाद हम लोग इसमें एक बार रिव्यू कर लेते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा था, सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, ये राजधानी कहाँ था, तो कहाँ पर था, ये था पाटलिपुत्र हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका हो। तो ये तो पहले का प्रश्न था, 2011 का ही प्रश्न था। अभी ये भी कई बार, ये 9वीं बार ये शपथ ले चुका है। कौन हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा, बिहार से हो जाएगा। बोला जा रहा है ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका हो। लेकिन 2 बार की बात नहीं करेंगे अभी हम लोग, ये अभी वर्तमान की बात कर लेंगे। तो 9 बार वो शपथ ले चुके हैं। कौन थे, श्री नीतीश कुमार, जो कि प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक सीएम थे। इन्होंने इंजीनियरिंग किए हैं, स्नातक सीएम थे। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक सीएम कहते हैं किसको, श्री नीतीश कुमार को। इसके हम लोग जन्म की बात कर लेते हैं। श्री नीतीश कुमार जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, बख्तियारपुर में हुआ था। 2001 से 2004 तक भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं। श्री नीतीश कुमार की बात कर लेंगे, 2001 से 2004 तक भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, बख्तियारपुर में हुआ था। तो प्रश्न को हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा था, प्रश्न में बोला जा रहा था ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका, कहाँ पर, कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। 2011 के अनुसार था, वर्तमान में भी 9वीं बार शपथ ले चुके हैं। इसके बाद हम लोग 25 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 25 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। अब हम लोग आसियान की बात कर लेंगे, कौन सा इसमें नहीं हो जाएगा, बांग्लादेश जो है ये आसियान का सदस्य नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आसियान का सदस्य आखिर है कौन कौन। पहले हम लोग आसियान के स्थापना की बात कर लेते हैं। तो आसियान की स्थापना कब हुआ था, 8 अगस्त 1967 ईस्वी में हुआ था, जिसका हम लोग मुख्यालय की बात कर लेंगे। तो इनका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है।
आसियान की स्थापना की बात करें कब हुआ था, 8 अगस्त 1967 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें टोटल देश कितने हैं। तो पहले कितना था, 10 देश था। आसियान के टोटल 10 सदस्य थे, लेकिन अभी वर्तमान में एक और बढ़ गया है और अभी कितना हो गया है, अभी 11 हो गया है। ठीक है, 11 हो गया है। अब हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं कि कौन कौन सा देश आसियान का सदस्य है। कौन सा हो जाएगा, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनई और एक और नया अभी बना हुआ है ईस्ट तिमोर हो जाएगा। और ईस्ट तिमोर की बात कर लेंगे, ईस्ट तिमोर कहाँ पर मिलेगा, तो इंडोनेशिया के सबसे निचले छोर पर देखिएगा आप लोग मैप में, वहाँ पर ईस्ट तिमोर है। अब चलिए हम लोग इसको रिव्यू कर लेते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो वियतनाम तो है, ये ब्रुनई है, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश इसका हो जाएगा सही आंसर। बांग्लादेश जो है ये आसियान का सदस्य नहीं है। एक बार फिर से हम इसमें बोल दे रहे हैं कि कौन कौन सा देश आसियान का सदस्य हो जाएगा। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनई और एक और नया हो जाएगा ईस्ट तिमोर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। बोला जा रहा है उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो कहां से चुना गया था, तो ये चुना गया था बिहार से। और कौन थे भारत का प्रथम राष्ट्रपति, कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल की बात कर लेंगे। समाधि स्थल कहाँ पर था, महाप्रयाण घाट था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही अजात शत्रु देश रत्न के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग प्रश्न को रिव्यू कर लेते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न में उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। कहाँ से चुना गया था, बिहार से चुना गया था, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 27 में बोला जा रहा है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था। बोला जा रहा है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ये इसका जन्म हुआ था पटना में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, पटना में हुआ था। और कब हुआ था, 1666 ईस्वी में हुआ था, 1666 ईस्वी में हुआ था। वही हम लोग बात कर लेते हैं, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की बात कर लेते हैं। ये सिख के ये अंतिम गुरु थे, सिख के ये सबसे अंतिम गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ पाहुल प्रणाली की शुरुआत किए थे। खालसा पंथ और पाहुल प्रणाली की शुरुआत कौन किए थे, गुरु गोविंद सिंह जी ने ही किए थे। और गुरु गोविंद सिंह जी को क्या कहा जाता है, अपने आप को इन्होंने सच्चा पातशाह या फिर बादशाह कहा था। किसने कहा था, गुरु गोविंद सिंह जी ने। अब चलिए हम लोग इसको रिव्यू कर लेते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न में क्या बोला जा रहा था, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, इसका जन्म पटना में हुआ था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। बोला जा रहा है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे, किस विभाग के मंत्री थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री। अब हम लोग बात कर लेते हैं अंतरिम सरकार की बात कर लेते हैं। अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह थे। रक्षा मंत्री कौन थे अंतरिम सरकार में, बलदेव सिंह थे। वही हम लोग रेल मंत्री की बात कर लेंगे, उस समय कौन थे, अरुणा असफ अली थे। और अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, जगजीवन राम थे। और गृह मंत्री उस समय कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। तो अब चलिए हम लोग इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। अच्छा, वल्लभ भाई पटेल जो थे ये सूचना प्रशासन मंत्री भी थे, सूचना प्रशासन मंत्री भी उसमें हुआ करते थे। वो उद्योग और आपूर्ति मंत्री की बात कर लेंगे, उस समय जॉन मथाई थे, जॉन मथाई। तो प्रश्न को हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न में बोला जा रहा है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 29 में है, बोला जा रहा है वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या, बोला जा रहा है वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला पहला विश्व का देश कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा है, न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड ने वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया था, जो कि विश्व का पहला देश बना है ये कार्बन कर लगाने के लिए
प्रस्ताव करने वाला। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 30 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 30 में क्या बोला जा रहा है? प्रश्न नंबर 30, देखिए ये प्रश्न नंबर 30 ये करंट अफेयर का है। इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत पहले का है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 31 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 31 में इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? बोला जा रहा है इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश विश्व का कौन सा हो जाएगा? कौन सा है? नीदरलैंड है। नीदरलैंड में आत्महत्या करना कानूनी रूप दिया गया है। बोला जा रहा है इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? नीदरलैंड है। नीदरलैंड है सबसे पहला देश। कौन सा हो जाएगा? नीदरलैंड, जिन्होंने इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप दिया है कि आत्महत्या भी नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 32 और हम लोग बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में इच्छा मृत्यु अवैध घोषित कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो कौन सा हो जाएगा? चुनाव आयोग हो जाएगा। चुनाव आयोग की हम लोग बात कर लेंगे। भारत में 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, वही हम लोग बात कर लेंगे। वर्तमान सचिव कौन, वर्तमान में चुनाव आयोग कौन है? राजीव कुमार है। वर्तमान में चुनाव आयोग की बात कर लेंगे, कौन है? राजीव कुमार है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो दावोस की हम लोग बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस की हम लोग बात कर लेंगे, कहाँ पर? ये स्विट्जरलैंड में है। और वहीं हम लोग बात कर लेते हैं विश्व आर्थिक फोरम की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था। विश्व आर्थिक फोरम की बात कर लेंगे, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था। और इनकी हम लोग बात कर लेते हैं। जेनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्लांस एवं स्वाब के द्वारा किया गया था इनकी स्थापना, यानी विश्व आर्थिक फोरम की स्थापना 1971 ईस्वी में जेनेवा विश्वविद्यालय यानी जेनेवा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्लांस एवं स्वाब के द्वारा किया गया था। तो हम लोग प्रश्न को रिव्यू कर लेते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा था? विश्व आर्थिक फोरम के वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वॉकर कप प्रदान किया जाता है? बोला जा रहा है ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वॉकर कप प्रदान किया जाता है? तो बैल वॉकर कप की बात कर लेंगे। किस खेल में दिया जाता है? मुक्केबाजी में दिया जाता है। मुक्केबाजी में ओलंपिक खेलों की बात कर लेते हैं। मुक्केबाजी में बैल वॉकर कप को प्रदान किया जाता है मुक्केबाजी में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्रिकेट में कौन कौन सा ट्रॉफी दिया जाता है? तो रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। वही हम लोग बात कर लेते हैं फुटबॉल के क्षेत्र में कौन कौन सा कप दिया जाता है? डेविस कप, संतोष कप, रॉबर्ट्स कप, मर्डेका कप, ये सब फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। और हम लोग बात कर लेते हैं हॉकी में कौन कौन सा कप दिया जाता है? तो हॉकी के क्षेत्र में आगा खां कप, बेटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये सब किसमें दिया जाता है? हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हम लोग एक बार प्रश्न को हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वॉकर कप प्रदान किया जाता है? तो मुक्केबाजी के लिए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 35 में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित है? प्राचीन नगर तक्षशिला की बात कर लेंगे। किस किस नदी के बीच स्थित है? सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। प्राचीन नगर तक्षशिला की बात कर लेंगे तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच स्थित है? सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंधु नदी समूह की बात कर लेंगे, सिंधु नदी तंत्र की बात कर लेंगे। इसमें कौन कौन सा आता है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज आता है। ये इंडिया की ओर से बात कर लेंगे कौन कौन सा आता है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु नदी तंत्र की बात कर लेंगे। इसके सहायक नदी कौन कौन सा है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज हो जाएगा।
अब हम लोग इसी में बात करते हैं सिंधु नदी कहाँ से निकलते हैं, तो सिंधु नदी की बात कर लेंगे तिब्बत के मानसरोवर के निकट सानोख्याबाद से निकलती है। शिनकाबाद भी इसी को कहा जाता है, शिनकाबाद ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट सानोख्याबाद या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं शिनकाबाद कहते हैं, ग्लेशियर से निकलती है। तो हम लोग प्रश्न को रिव्यू करते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच में स्थित है, तो सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध हुआ है। प्रश्न में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध हुआ है, तो कौन सा हुआ है इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा सन्यासी विद्रोह हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध हुआ है, तो ये हो जाएगा सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। वही हम लोग आनंद मठ की बात कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत यहीं से लिया गया है, आनंद मठ से क्या लिया गया है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 37 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 37 में है बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य की हम लोग को जांच करना है। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोगों को असत्य की जांच करना है। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं। बोला जा रहा है महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है, तो ये बिल्कुल सही है। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पर, ये छत्तीसगढ़ में ही है। इसके बाद दूसरे ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो इसमें बोला जा रहा है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद हम लोग ताप्ती नदी की बात कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी की। इसमें बोला जा रहा है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में नहीं है, कहाँ पर ये कर्नाटक में, कर्नाटक के तालकवेरी में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कर्नाटक हो जाएगा। तो इसमें पूछा जा रहा था कौन सा सत्य नहीं है, मतलब असत्य की जांच करना था, तो ऑप्शन नंबर सी जो ये सत्य नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ये असत्य है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 38 में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 38 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से, बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 38 में निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, गंगूबाई हंगल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है, इसमें पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो गंगूबाई हंगल हो जाएगा। वही हम लोग लीला सैमसन की बात कर लेंगे। लीला सैमसन ये भारतनाट्यम से संबंधित है और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कौन, लीला सैमसन। वहीं हम लोग स्वप्न सुंदरी की बात कर लेते हैं, तो कुचिपुड़ी से संबंधित हो जाएगा। स्वप्न सुंदरी जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये कुचिपुड़ी से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 की क्या हम लोग बात कर लेंगे। इसमें बोला जा रहा है कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किन के अनुभवों पर आधारित है। प्रश्न बोला जा रहा है कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किन के अनुभवों पर आधारित किया गया है, ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित किया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 40 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 40 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 40 को हम लोग एक बार देख लेते हैं, ये सही से ये क्लियर से नहीं आया हुआ, फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए बोला जा रहा है कि प्रश्न नंबर 40 को हम पढ़ दे रहे हैं। इसमें बोला जा रहा है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है। प्रश्न में बोला जा रहा है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो कौन हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत का प्रधानमंत्री जो है ये किस किस का अध्यक्ष होता है। भारत का प्रधानमंत्री जो है वो किसका किसका अध्यक्ष होता है। पहली बात तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है। अब हम लोग और बात कर लेते हैं तो योजना आयोग और नीति आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग किया गया था, मतलब कि योजना आयोग की भी बात करेंगे या फिर नीति आयोग की बात करेंगे, इसका भी अध्यक्ष कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। और हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद के, इनका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। पुरातत्व विभाग की बात कर लेंगे, पुरातत्व विभाग का भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अंतरिक्ष विभाग की बात कर लेंगे
कि अंतरिक्ष विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? इनका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष भी कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो प्रश्न को हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात करें हैं। प्रश्न नंबर 41 में बोला जा रहा है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हम लोग हरित क्रांति के जनक की बात कर लेंगे। किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। MS स्वामीनाथन को। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हो जाएगा, जो कि अमेरिका के व्यक्ति हैं। और हम लोग बात कर लेंगे, अगर यदि भारत में हरित क्रांति के जनक की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा? MS स्वामीनाथन हो जाएगा। MS स्वामीनाथन हो जाएगा। वही हम लोग बात कर लेते हैं कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो कहाँ का, ये अमेरिका का है। तो प्रश्न को हम लोग रिव्यू करते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जा रहा है। भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जा रहा है तो कौन हो जाएगा? MS स्वामीनाथन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 42 को देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 42 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 42 में श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? प्रश्न में बोला जा रहा है श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो श्री कुमार बनर्जी की बात कर लेंगे, किससे संबंधित हो जाएगा? तो परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। श्री कुमार बनर्जी जो है ये परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का वर्तमान अध्यक्ष की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा? कमलेश नीलकंठ हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कमलेश नीलकंठ है। कमलेश नीलकंठ। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? प्रश्न को हम लोग रिव्यू करते हैं। प्रश्न में है श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे हो जाएगा? परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 43 में देखिए बोला जा रहा है, इसमें प्रश्न में है कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय स्मार्ट संस्थान की बात कर लेंगे। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान की बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान की बात कर लेंगे, कहाँ पर है? ये हैदराबाद में स्थित है। और यहीं पर है राष्ट्रीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान की भी बात कर लेंगे, कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। हैदराबाद में ये राष्ट्रीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। वही हम लोग पुणे में बात कर लेंगे। पुणे में क्या है? पुणे में भारतीय मौसम वेधशाला है। भारतीय मौसम वेधशाला की बात कर लेंगे, कहाँ पर है? ये पुणे में है। वही हम लोग मुंबई में बात कर लेंगे। मुंबई में क्या है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल कहाँ पर है? ये मुंबई में है। वही हम लोग चेन्नई में बात कर लेते हैं। चेन्नई में क्या है? केंद्रीय जमुना अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय जमुना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये चेन्नई में है। तो हम लोग प्रश्न को रिव्यू करते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? प्रश्न में बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा? हैदराबाद में हो जाएगा। और हैदराबाद में क्या है? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हो जाएगा? हैदराबाद में हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 44 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 44 में बोला जा रहा है कि वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़े हैं, बोला जा रहा है वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, कौन सा हो जाएगा? लिएंडर पेस हो जाएगा। प्रश्न में बोला जा रहा था वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, कौन हो जाएगा? लिएंडर पेस हो जाएगा। और लिएंडर पेस जो है इनको इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। लिएंडर पेस को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 45 में है लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बोला जा रहा है लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लव की बात कर लेंगे, ये टेनिस से संबंधित है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पोलो से। पोलो से कौन कौन सा संबंधित हो जाएगा? तो बैकर, चाकर, चुक्का, बंडर, ये सब किससे संबंधित है? ये पोलो से संबंधित है। अब हम लोग बेसबॉल से बात कर लेते हैं। बेसबॉल से कौन कौन से संबंधित है? डायमंड, होम, बेसबॉल, ये सब किससे संबंधित है? बेसबॉल से संबंधित है। वही हम लोग बिलियर्ड से बात कर लेते हैं। बिलियर्ड से क्या क्या हो जाएगा? क्यूब, ब्रेक, पॉन्ट और केंसा, ये सब किससे? बिलियर्ड से है।
हम लोग क्रिकेट से बात कर लेते हैं, क्रिकेट से क्या क्या संबंधित है, तो क्रिकेट से हो जाएगा LBW हो जाएगा, स्टोक हो जाएगा, गुगली हो जाएगा, हुक हो जाएगा, थर्ड मैन हो जाएगा, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। तो हम लोग प्रश्न को रिव्यू करते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। लव की बात कर लेंगे, किससे संबंधित है, ये टेनिस से संबंधित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 46 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 46 को देख लीजिए, ये क्या है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ये बहुत पुराना करंट अफेयर है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 47 में क्या बोला जा रहा है, वृंदावन गार्डन स्थित है। तो वृंदावन गार्डन की बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित है, तो वृंदावन गार्डन, देखिए वृंदावन गार्डन दिया हुआ है, कहाँ पर है, ये मैसूर में है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। अगर यदि वृंदावन सिर्फ पूछा जाएगा, सिर्फ वृंदावन पूछा जाएगा तो कहाँ पर हो जाएगा, मथुरा में हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वृंदावन पूछा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, मथुरा में हो जाएगा। लेकिन जब भी पूछा जाएगा वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन की बात किया जाएगा तब कहाँ पर हो जाएगा, मैसूर में हो जाएगा। सिर्फ वृंदावन पूछेगा तो मथुरा में हो जाएगा, लेकिन वृंदावन गार्डन की बात कर लेंगे तो कहाँ पे हो जाएगा, ये मैसूर में हो जाएगा। ठीक है, मैसूर में। और मथुरा कहाँ पे है, यूपी है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर, अच्छा एक इसको हम लोग थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं डिटेल से। हम लोग बात कर लेते हैं कि श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम कहाँ पर, ये मैसूर में है। धर्मशाला की बात कर लेंगे, कहाँ पर, ये हिमाचल प्रदेश में। और हम लोग ब्यास कुंड की बात कर लेंगे, ये भी हिमाचल प्रदेश में। मिंगू झील कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। नवग्रह महल की बात कर लेंगे, उड़ीसा में। और सूर्य मंदिर कहाँ पर है, ये कोणार्क में है, कोणार्क में। तो प्रश्न को हम लोग रिव्यू करते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, वृंदावन गार्डन की बात किया जा रहा है, कहाँ पर हो जाएगा, मैसूर में हो जाएगा। वृंदावन गार्डन कहाँ पर है, मैसूर में है। वृंदावन गार्डन कहाँ है, मैसूर में है। वृंदावन गार्डन मैसूर में, लेकिन वृंदावन से पूछेगा तो मथुरा में हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 48 में है, प्रश्न नंबर 48 में बोला जा रहा है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बना है। तो कहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बना है, तो ये बिहार ही हो जाएगा। बिहार जो है, बिहार से ही सबसे अधिक केंद्रीय रेलवे मंत्री बना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कौन बने हैं। तो सबसे पहले की बात कर लेंगे, बिहार का रेलवे मंत्री कौन बने थे, ललित नारायण मिश्र बने थे। पहले कौन बने थे, बिहार का रेलवे मंत्री ललित नारायण मिश्र बने थे। उसके बाद कौन बने, जॉर्ज फडणवीस बने हैं। उसके बाद कौन बने, रामविलास पासवान बने हैं। फिर नीतीश कुमार भी रेलवे मंत्री रह चुके हैं और लालू यादव भी रेलवे मंत्री रह चुके हैं। तो हम लोग इसमें और थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत के रेलवे मंत्री की बात कर लेते हैं। प्रथम रेलवे मंत्री कौन थे, जॉन मथाई थे। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में अश्विनी वैष्णव है। वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव है। और ये कहाँ के हैं, ये राजस्थान के हैं, राजस्थान के हैं। अश्विनी वैष्णव जो है ये किस राज्य का, ये राजस्थान का है और ये वर्तमान में रेलवे मंत्री है। तो हम लोग इस प्रश्न को हम लोग एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, उस राज्य का नाम बताएं। प्रश्न में उस राज्य का नाम बताएं, उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। कहाँ से बना है, ये बिहार से ही बना है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 49 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 49 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है, कौन सा हो जाएगा, ग्रेग जॉन्स हो जाएगा। ग्रेग जॉन्स जो है एक टेनिस खिलाड़ी है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 50 की बात करते हैं। ये करंट अफेयर है, ये बहुत पहले का करंट अफेयर है, इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 51 की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अब मैथ रीजनिंग का आ गया प्रश्न, तो हम लोग इसमें खोज करके जीके इसका देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 52 देखिए, इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। किसे एवियन फ्लू वायरस कहा जाता है, H5N1। H5N1 को एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। H5N1 को एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। और ये मनुष्य को भी संक्रमित कर सकता है, पक्षियों को भी संक्रमित कर सकता है, मनुष्य और पक्षियों को भी संक्रमित कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं WHO के अनुसार इससे मृत्यु दर कितना है, 60% मृत्यु दर है। अगर यदि 100 व्यक्ति को अगर यदि H1N1 एवियन फ्लू वायरस अगर हुआ है तो 100 में से लगभग मृत्यु दर की बात कर लेंगे 60% जो मृत्यु दर इसमें हो जाता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं।
प्रश्न नंबर 53 में क्या बोला जा रहा है, सिम बोला जा रहा है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ मतलब सिम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल हो जाएगा। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल हो जाएगा। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ की बात कर लेंगे, सिम का फुल फॉर्म की बात कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 54 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 54 में देखिए बोला जा रहा है, अच्छा आईपी होता है, एक आईपी होता है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। पीएनजी का क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 54 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में अधिक चमकता है। तो सबसे अधिक कौन चमकता है रात में कौन चमकता है, शुक्र हो जाए। सबसे चमकीला ग्रह किसको कहा जाता है, शुक्र को ही कहा जाता है। पृथ्वी की भगिनी, सुंदर का देवता, भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की भगिनी, सबसे नजदीक, पृथ्वी से सबसे नजदीकी ग्रह, सौरमंडल का छठा बड़ा ग्रह, कुछ भी पूछाएगा तो ये हो जाएगा शुक्र ग्रह ही हो जाएगा। और बुध और शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बाकी बात पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और सबसे अधिक उपग्रह की बात कर लेंगे, किसके पास है, तो बृहस्पति ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है। और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह की बात कर लेंगे तो बृहस्पति का ही एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, गैनीमीड हो जाएगा, गैनीमीड। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह की बात कर लेंगे, कौन सा है, टाइटन है। और हमारे सौरमंडल का सबसे छोटे उपग्रह की बात कर लेंगे, कौन सा है, तो डीमोस है। डीमोस किसका उपग्रह है, मंगल का। मंगल के टोटल 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। मंगल का 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस, जिसमें हम लोग डीमोस की बात कर लेंगे। डीमोस जो है ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा हो जाएगा, डीमोस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 55 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 55 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 55 में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर हम लोग 55 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 55 में देखिए बोला जा रहा है, समुद्रीय पवन बहती है। बोला जा रहा है समुद्रीय शीतल पवन बहती है। समुद्रीय शीतल पवन की बात कर लेंगे। रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। इसके बाद चलिए ये सब देखिए मैथ का प्रश्न है, इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर देखिए 58 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 58 में बोला जा रहा है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी, तो घड़ी क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 59 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 59 में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 59 में जब प्रकाश की तरंगें, प्रश्न 59 में बोला जा रहा है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में प्रवेश होकर गुजरती है तो कौन सा परिवर्तन प्रभावित होंगे। बोला जा रहा है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर प्रवेश करती है, गुजरती है, तो कौन सा परिवर्तन प्रभावित होंगे। तो आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। आवृत्ति कभी भी नहीं बदलता है, कुछ भी बदल जाए, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कभी भी नहीं बदलता है। तो जिसमें भी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा यानी आवृत्ति हो जाएगा, वो कभी भी नहीं बदलता है। तो इसमें देखिए आवृत्ति है, ये गलत हो जाएगा। इसमें भी आवृत्ति, इसमें भी आवृत्ति, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या है, केवल तरंग है तथा वेग हो जाएगा। केवल तरंगधर और वेग जो है ये बदल सकती है, परिवर्तन हो सकता है। बाकी बात आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलता है, कभी भी नहीं बदलता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 60 की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 60 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 60 में भी ये फिजिक्स का प्रश्न है, देख लीजिए फिजिक्स का प्रश्न है। इसमें बोला जा रहा है, एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से यात्रा करता है, तब उस पिंड का औसत वेग होगा। तो औसत वेग मतलब औसत चाल एक तरह से पूछा जा रहा है। तो क्या आप लोग मैथ में फॉर्मूला पढ़े होंगे, औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई होता है। तो x के जगह पर क्या रख देना है, v1 रख देना है, और y की जगह पर v2 रख देना है। फॉर्मूला क्या होता है, 2xy, तो 2v1 v2 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, मतलब 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 61 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 61 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 61 में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 61 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 61 में है, एक्स किरणों का
उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतरा परमाणु की दूरी के परिमाण की कोटि समान होती है, इसलिए क्या आता है। इसके बाद हम लोग 62 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 62 में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर क्या हम लोग बात कर लेंगे, प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है हम लोग इसकी बात करते हैं। कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। हम लोग बात कर लेते हैं नेत्र की बात कर लेते हैं, मानव नेत्र की बात कर लेते हैं, मनुष्य नेत्र की बात कर लेते हैं। ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। मनुष्य का जो नेत्र है ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। और रेटिना की बात कर लेंगे, पर्दे की भांति कार्य करता है। रेटिना जो होता है ये मनुष्य के नेत्र में पर्दे की भांति कार्य करता है ये। और यहाँ पर एक छड़नुमा रोड तथा शंकु जिसे कॉइन्स कहते हैं, कॉइन्स से बना होता है। इसके बाद इसको हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, रिव्यू कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है? मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 63 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। बोला जा रहा है सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम में के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो जिप्सम मिलाने का उद्देश्य हो जाएगा सेटिंग की दर को मंदित करना। सेटिंग की दर को मंदित करना हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीमेंट के प्रमुख घटक की बात कर लेंगे। कौन हो जाएगा? CaO हो जाएगा, चूना हो जाएगा, SiO2 हो जाएगा, सिलिका हो जाएगा, Al2O3 हो जाएगा, एल्यूमिना हो जाएगा, Fe2O3 हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड, MgO हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सब हो जाएगा सीमेंट के प्रमुख घटक हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीमेंट में चूने की अगर यदि सीमेंट में चूने की अगर यदि दी गई मात्रा से अधिक अगर होने पर क्या हो जाता है? उसमें दरार पड़ने लगता है। मतलब जो सीमेंट जिस समय बनाया जाता है तो सीमेंट बनाने के समय अगर यदि उसमें चूने की मात्रा अगर अधिक कर दिया जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? दरार पड़ने लगेगा। जब भी अगर छत बनाया जाएगा तो उसमें दरार पड़ने लगेगा, इसलिए उसमें सीमित मात्रा चूने का रखा जाता है। और हम लोग बात कर लेते हैं अगर यदि एल्यूमिना की अधिकता हो जाती है, अगर यदि सीमेंट बनाने के समय अगर उसमें एल्यूमिना की अधिकता हो जाता है तो वो तुरंत जम जाएगा। अगर यदि एल्यूमिना की अधिकता हो जाएगा सीमेंट बनाने में तो तुरंत जम जाएगा। तो उससे हम लोग वर्क नहीं कर सकते, छत नहीं बना सकते, क्योंकि वो तुरंत जम जाएगा। इसलिए उसमें भी सीमित मात्रा दिया जाता है एल्यूमिना का। तो हम लोग अब प्रश्न को रिव्यू करते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या हो जाएगा? सेटिंग की दर को मंदित करना हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 64 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 64 में प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा, CH4। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? मार्क्स गैस भी कहते हैं, इसी को मार्क्स गैस भी कहते हैं। वही हम लोग बात कर लेते हैं प्रमुख घटक क्या क्या हो जाएगा। प्रमुख गैसीय ईंधन का मुख्य घटक के अवयव की बात कर लेंगे। LPG की बात कर लेंगे, LPG की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन हो जाएगा। वही हम लोग प्रोड्यूसर गैस की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? CO+N2 हो जाएगा। CNG की बात कर लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। जल गैस की बात कर लेंगे, CO+H2 हो जाएगा। वही हम लोग बायोगैस की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा? CH4+CO2 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर ये मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर जीके जिसका प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर भी ये सब मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 69 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 69 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 69 में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है इसमें पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक हो जाएगा? तो मैग्नीशियम हो जाएगा। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? मैग्नीशियम हो जाएगा। वही हम लोग क्लोरोफिल की बात कर लेंगे तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब हम लोग बात कर लें क्लोरोफिल की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। वही हम लोग क्लोरोफिल में उपस्थित मैग्नीशियम आयन की बात कर लेंगे, फोटोन ऊर्जा का अवशोषण करता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 70 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 70 में बोला जा रहा है वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर रीडिंग समान दर्शाता है।
प्रश्न में है वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है कितना हो जाएगा, -40 डिग्री हो जाएगा। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का मान रीडिंग सेम होता है। अब देखिए नीचे ये एक रीजनिंग का प्रश्न है, तो हम लोग इसको स्किप कर दे रहे हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 72 की बात कर दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 72 में देखिए बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर हम लोग 72 को देख रहे हैं। प्रश्न नंबर हम लोग कौन सा देख रहे हैं, 72 देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 72 की बात करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। प्रश्न में निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, तो मंदक का काम की बात कर लेंगे, कौन करता है, भारी जल। भारी जल जो है ये मंदक का काम करता है। भारी जल जो है ये मंदक का काम करता है। इसी में हम लोग बात कर लेते हैं कि ओजोन यानी O3 जो है ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। यानी ओजोन का काम क्या होता है, हम लोग बात कर लेते हैं कि ओजोन का काम क्या होता है। ओजोन परत का काम क्या होता है, तो ओजोन परत जो हम लोगों को यूवी किरणों से बचाते हैं, मतलब अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। वो एक खतरनाक किरण है, उनसे हम लोगों की सुरक्षा करती है, यानी कि पराबैंगनी किरणों से हम लोगों को बचाती है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिए ये सब मैथ का प्रश्न है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 75 ये भी मैथ का है। प्रश्न में हम लोग 76 की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 76 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 76 में प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद की हम लोग बात कर लेंगे। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है ये प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद हो जाएगा। अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण का यदि हम लोग प्रकाश संश्लेषण का हम लोग रिएक्शन की बात कर लेते हैं, समीकरण की बात कर लेते हैं। समीकरण हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, 6CO2 + 12H2O सूर्य प्रकाश बटे क्लोरोफिल C6H12O 6O2 + 6H2O हो जाएगा। वही हम लोग बात कर लेते हैं, जल जो है जल O2 जल से क्या प्राप्त होता है, O2 प्राप्त होता है। और हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया घराना में। प्रकाशिक अभिक्रिया जो होता है वो घराना में और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होता है। प्रकाशिक अभिक्रिया की बात कर लेंगे घराना में, तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है ये स्ट्रोमा में संपन्न होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 77 की बात कर लेते हैं। ये सब मैथ का प्रश्न है, और देखिए नीचे मैथ और रीजनिंग का प्रश्न आ रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर जीके जिसका प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 82 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 82 में देखिए बोला जा रहा है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। तो एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, एम्फेसेमा हो जाएगा। एम्फेसेमा, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा हो जाएगा, तो एम्फेसेमा हो जाएगा, एम्फेसेमा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 83 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 83 की बात करते हैं। बोला जा रहा है इंसुलिन उत्पादित होता है। तो इंसुलिन की बात कर लेंगे, किससे उत्पादित होता है, तो पेनक्रियाज अग्न्याशय के द्वारा उत्पादित होता है। इंसुलिन जो है ये पेनक्रियाज मतलब अग्न्याशय, बोला जा रहा है इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन की बात कर लेंगे, पेनक्रियाज मतलब अग्न्याशय के द्वारा ये उत्पादित होता है। और हम लोग बात कर लेते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो हम लोग एक बार प्रश्न को रिव्यू करते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन की बात कर लेंगे, ये पेनक्रियाज मतलब अग्न्याशय के द्वारा ये उत्पादित होता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 84 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 84 में क्या बोला जा रहा है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ हैं। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी की बात कर लेंगे तो फिबुला और टिबिया हो जाएगा। फिबुला और टिबिया हो जाएगा। फिबुला और टिबिया हो जाएगा। फिबुला और टिबिया। अब चलिए हम लोग इसी में हम लोग बात कर लेते हैं, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, फीमर है, जो कि जांघ में पाया जाता है। सबसे छोटी कौन सी है, स्टेपीज है, जो कि कान में पाया जाता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 85 की बात कर लेते हैं। यहीं पर हम लोग प्रश्न नंबर 85 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विटामिन ए, प्रश्न नंबर बोला जा रहा है 85 में। प्रश्न नंबर 85 की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 85 में क्या बोला जा रहा है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। सबको पता है कि विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, मतलब रतौंधी होता है। और विटामिन ए के स्रोत की बात कर लेते हैं। विटामिन ए कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस में पाया जाता है, तो गाजर एवं हरे पत्तेदार सब्जियां में विटामिन ए पाया जाता है। इसका विटामिन ए की खोज की बात करें, किसने किया था, होप मिनिस्टर ने किया था, जबकि इसका नाम फंक ने किया था।
इनका नाम के नामकरण की बात कर लेंगे। कौन किया था? विटामिन ए के नामकरण के किसने किया था? फंक ने किया था। और जल में घुलनशील की बात कर लेंगे। कौन कौन सा हो जाएगा? विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होता है। वही हम लोग वसा में घुलनशील की बात कर लेंगे। कीड़ा KDA जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये सब मैथ वगैरह का प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है, मैथ का रीजनिंग का प्रश्न है। हम लोग प्रश्न नंबर 88 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 88 में क्या बोला जा रहा है? वायु का वेग संबंधित है। वायु का वेग की बात कर लेंगे, किससे संबंधित है? दाब प्रवणता से संबंधित है। वायु का वेग की बात कर लेंगे, किससे संबंधित हो जाएगा? तो दाब प्रवणता से संबंधित हो जाएगा। इसके कारण चक्रवात एवं प्रति चक्रवात उत्पन्न होता है। दाब प्रवणता की बात कर लेते हैं। इसके कारण चक्रवात एवं प्रति चक्रवात उत्पन्न होता है। और वायु की गति का मापक की बात कर लेंगे, एनीमोमीटर होता है। और वायु की गति की दिशा का मापक की बात कर लेंगे, विंड मिल होता है। विंड मिल होता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 89 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 89 में बोला जा रहा है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप की बात कर लेंगे, नियंत्रित कैसे होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। अधिवृक्क ग्रंथि से। थाइमस की बात कर लेंगे तो हृदय के सामने होता है। और हम लोग बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि की बात कर लेते हैं। एड्रिनल ग्रंथि को 4S या 3F ग्रंथि भी कहा जाता है। 4S या 3F ग्रंथि भी कहा जाता है। वही हम लोग थायराइड ग्रंथि की बात कर लेते हैं। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 90 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कंप्यूटर में वायरस संबंधित है। कंप्यूटर में वायरस की बात कर लेंगे, किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये प्रोग्राम से संबंधित हो जाएगा। कंप्यूटर में वायरस की बात कर लेते हैं, किससे संबंधित हो जाएगा? प्रोग्राम से। और ये कौन सा हो जाएगा? मैलिशियस प्रोग्राम हो जाएगा। मैलिशियस प्रोग्राम हो जाएगा। अब पहला कंप्यूटर वायरस की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर था। ARPANET पर खोजा गया था। कहाँ पर खोजा गया था? ARPANET पर खोजा गया था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 91 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 91 में क्या बोला जा रहा है? वह धातु में समानता विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, इसमें मैथ और रीजनिंग मिल रहा है। यहाँ पे मैथ और रीजनिंग मिल रहा है टोटल। अब हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर है जीके जिसका प्रश्न। अब लगभग जो है इधर मैथ और रीजनिंग ही मिलेगा। लगभग ये समाप्त के कगार पर है। तो हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 98 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 98 में बोला जा रहा है वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है। तो वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। और इसकी खोज किसने किया था? डेनियल रदरफोर्ड ने किया था। और ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कब किया था? 1773 ईस्वी में किया था। और हम लोग बात कर लेते हैं वातावरण में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78% पाया जाता है। वह हमारे वातावरण में हमारे वायुमंडल में वातावरण में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 0.03% पाया जाता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं 21% पाया जाता है। और हाइड्रोजन हम लोग बात करते हैं 1%। अन्य गैस पाया जाता है, जैसे आर्गन की बात, हाइड्रोजन नहीं, अन्य गैस की बात कर लेंगे 1% अन्य गैस पाया जाता है, आर्गन और नियोन। और हाइड्रोजन थोड़ा बहुत पाया जाता है और जल वाष्प भी पाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए ये सब मैथ रीजनिंग का प्रश्न मिलेगा। अब शायद आप जीके जिसका प्रश्न नहीं मिलेगा, अब लगभग ख़त्म हो चुका है, अब नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं पूरा, हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी नहीं है, मतलब अब लगभग सब क्या मिलेगा? मैथ रीजनिंग मिलेगा। देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। देखिए मतलब अब जो है सब मैथ रीजनिंग है ये। अब जीके जिसका प्रश्न इसमें नहीं है। देख लेते हैं 125, 130, मतलब ये सब अब रीजनिंग का प्रश्न मिलेगा। इधर अब सब ये सब क्या है? ये सब रीजनिंग का प्रश्न अब नहीं है। वह हम लोग देख लेते हैं, एक लास्ट पेज बचा हुआ, इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी सभी रीजनिंग ही है। अब जीके लगभग समाप्त हो चुका है। तो चलिए आज का सेट ये समाप्त हो गया है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेट को हम लोग, और ये जो था ये कब पूछा गया था?
इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये 2011 का पूछा हुआ प्रश्न था। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 2013 में जो पूछा हुआ प्रश्न होगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। टेक केयर, बाय बाय।